सो इस बार आपको हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा, तो आप पेज नंबर 108 एनसीईआरटी का रिमूव कर सकते हैं, इस साल के लिए नहीं आ रहा। 109 आपको नहीं करना। 1010 पे आपका टॉपिक है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, वो आपको करना है, यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, सो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अभिदीप, पहला पॉइंट आप पढ़ो, पहला पैराग्राफ। सो ये पैराग्राफ आपको पूरा करना है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का। तो इसके अंदर बोला गया है कि 1948 में यूएन जनरल असेंबली के अंदर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट सिग्नेचर हुआ था। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने क्या बोला कि इसके अंदर हम जो सर्टन चीजें दे रहे हैं, वो किसी भी देश का इंसान हो, कहीं पर भी रहता हो उस दुनिया में, हर उस इंसान को ये हक मिलेंगे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो था, इट इज एप्लीकेबल, अंडरलाइन कर लेना, they are applicable to all human beings. Rights applicable to all human beings. ये याद रखना, इस दुनिया में कहीं पे भी होगा इंसान, उसको ये वाले जो हक हैं जो इसके अंदर साइन हुए हैं वो मिलेंगे। अब इसके अंदर कौन कौन से हक है आपके? सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट। और उसके अंदर आपके क्या क्या आते हैं? फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, लाइवलीहुड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये सारे हक इस धरती पे हर एक इंसान को मिलेंगे। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके ये हक छीने जा रहे हैं, वो यूडीएचआर के अंडर भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है यूएन के अंदर। The declaration has been embraced by almost all member states of United Nations to respect and protect the basic human rights. तो यूएन की, यूनाइटेड नेशंस के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, उन्होंने मेजरली ये सारे राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर लिया है। जैसे इंडिया के अंदर भी ये राइट्स तो है, इंडिया ने काफी सारे राइट्स यहाँ से लिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन से, और भी बहुत सारी कंट्रीज ने यहाँ से यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से काफी कुछ कॉपी करा है और अपने जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया है। बिकॉज ईदर वेज आपको ये हक हर इंसान को देने होंगे, तो आप तो उनसे बच नहीं सकते हो, तो उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको बना लिया। यहाँ तक क्लियर है सबको? एनी आवाज का भी प्रॉब्लम आ रही है? ब्रेक हो रही है तो मैं बैठ के ही पढ़ाऊँ अपने नॉर्मल तरीके से। तो ये जो बॉक्स है पेज नंबर 111 पे आपका जो टॉप पे है, आपको ये बॉक्स इस तरह से लिखा हुआ आ सकता है, ये लाइंस लिखी हुई आ सकती हैं कि फ्रॉम द प्रियम्बल ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड उसके अंदर आपसे पूछ लेंगे कि जो ये पूरा पैराग्राफ लिखने के बाद कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपको किस तरीके के राइट्स प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर आपको ये आंसर लिखना होगा जो आपका पेज नंबर 110 पे पैराग्राफ है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट आपको सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और अब यहाँ पे क्या क्या है। सो इसका मतलब आपको दो अभी तक नहीं आया एग्जाम में, बट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये बॉक्स पढ़ो उनको। सो ऑब्लिगेशन टू रिस्पेक्ट का मतलब है कि स्टेट, सरकार जो है, मस्ट रिफ्रेन फ्रॉम इंटरफेयरिंग और विद कर्टेलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ ह्यूमन राइट, कि सरकार जो है लोगों के हक को कट नहीं कर सकती, उनको कम नहीं कर सकती। द ऑब्लिगेशन टू प्रोटेक्ट का मतलब है इट इज अ ड्यूटी ऑफ सरकार, स्टेट, टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल एंड ग्रुप अगेंस्ट द ह्यूमन राइट अब्यूजेस। अगर लोगों के हक छीने जा रहे हैं या कोई और उनके राइट्स को अब्यूज कर रहा है, कोई उनसे उनके हक छीन रहा है, so it is the duty of government to protect their rights. So the obligation not to interfere and obligation to protect. Then comes obligation to fulfill, means state must take positive action to facilitate the enjoyment of basic human rights. आप लोगों ने 11th की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क की बुक के अंदर, पॉलिटिक अफर्मेटिव एक्शन। ठीक है, अफर्मेटिव एक्शन क्या होते हैं कि सरकार को सिर्फ हक दे देने से नहीं हो जाता कि हम आपको ये राइट्स दे रहे हैं, सरकार को ऐसे एक्शंस भी लेने होंगे जिससे लोगों के ये राइट्स प्रमोट हो। अगर गवर्नमेंट कह रही है, सरकार कह रही है कि उनको फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है, तो गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप, उनको जो है एजुकेशन को कंपलसरी बनाना चाहिए या फिर उनको स्कूल्स बनाने चाहिए
या फिर जो अलग अलग कम्युनिटी, अलग अलग रिलीजियस सेक्ट्स हैं, वो अपने स्कूल ओपन करें तो उन्हें अलाउ करना चाहिए, उनके लिए फंडिंग या लैंड जो है सस्ते दामों पे उनको देनी चाहिए। सो गवर्नमेंट शुड रिस्पेक्ट, गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट एंड गवर्नमेंट शुड प्रमोट, ठीक है, उसको फुलफिल भी करे, उनके जो हक हैं उनके लिए पॉजिटिव एक्शंस ले। ये बॉक्स क्लियर है आप लोगों को, कोई डाउट? नाउ हमारे जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग कंप्लेंट मैकेनिज्म भी बनाए गए हैं। आपके सर्टेन राइट्स अगर इन्फ्रिंज हो रहे हैं, आपको ये हक नहीं मिल रहे, तो इनके लिए आप इस अथॉरिटी के पास जा सकते हो, इस ऑर्गेनाइजेशन के पास जा सकते हो, या इस कन्वेंशन के अंडर आप जो है केस फाइल कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके के हक आपके छीने जाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशनल कन्वेंशन हैं, अलग अलग जो है उनकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आप कर सकते हो। अब ये जो नीचे आपको बॉक्स दिखेगा पेज 111 और पेज 112 के ऊपर, ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और डरना मत इस बॉक्स को देख के, आपको लर्निंग नहीं करनी है, इस बॉक्स को एप्लीकेशन के लिए याद करना है। अब ये क्या करेंगे इस बॉक्स के साथ, ये जो साइड में इन्होंने एक तरफ तो लिख दिया इंटरनेशनल कॉन्पोनेंट्स लिख दिए हैं, और एक तरफ उनके अंदर एक्सप्लेनेशन दे दी है कि इसके अंदर ये चीजें आती हैं। आपको क्या याद करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्पोनेंट्स के नाम याद करने हैं। जैसे कि पहला है इंटरनेशनल कॉन्पोनेंट इन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, तो ICCPR बोलते हैं इसको, 1976 का है, आपको ये नाम याद करना है। आपको क्वेश्चन कैसे देंगे कि अगर एक इंसान को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिल रहा है, फ्रीडम ऑफ असेंबली नहीं मिल रहा है, तो बताओ वो अपना राइट कौन से इंटरनेशनल उसके अंदर कॉन्वेंशन के कॉन्वेंट जो है आपका कॉन्वेंट के अंदर लेके जाएगा, ठीक है, कौन सी जो है उसके लिए कौन सी कॉन्वेनेंट बनी हुई है, कौन सी कन्वेंशन बनी हुई है कि जिसके अंदर वो अपने राइट्स के लिए गुहार लगाएगा। तो आपको ये देखना है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच किस में आता है, आपका इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में आता है। सिमिलरली आप पेज 112 पे भी आपके इस तरह से काफी सारे हैं, ये मैं डिटेल में आपको बताती चली जाती हूँ। आपको ये याद रखना है कि मिक्स एंड मैच, कि कौन सा वर्ड किसके अंदर आएगा, तो आपको ये इंटरनेशनल कॉन्वेंट्स सारे कन्वेंशन जितनी है वो सारी याद रखनी है। साइड वाला आपको आइडेंटिफाई करने के लिए होगा, साइड वाला याद नहीं करना, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बस ये रखना ये वर्ड यहाँ जाएगा, ये वर्ड यहाँ जाएगा। जैसे कि सबसे पहले मैं इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स में बता रही हूँ आपका क्या क्या आता है। इसमें आपके सिविल और पॉलिटिकल राइट्स आते हैं, फ्रीडम आती है, फ्रीडम फ्रॉम फियर आता है, freedom of speech, freedom of assembly, freedom of conscience and religion, right to life, liberty, security, then right to equality, freedom from all kind of discrimination based on gender and race। इसमें से अगर आपके साथ कुछ भी हो रहा है, जैसे कि आप जो है सो एंड सो कंट्री में गए एंड आपके साथ जेंडर के बेसिस पे या आपकी स्किन कलर के बेसिस पे आपके साथ इल ट्रीटमेंट हुआ, तो बताओ कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन में आप जो है आप अपना केस फाइल कर सकते हो, कौन सी इंटरनेशनल कन्वेंशन के अंदर आप जा सकते हो। तो आप बोलोगे मैं ICCPR 1976 के अंडर अपना केस फाइल कर सकता हूँ। क्या ये बात समझ में आई? कोई डाउट? नेक्स्ट आपका आता है इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट। तो आपके इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स में क्या क्या आता है, आपका जो है सबसे पहले आ जाता है कल्चरल का, होती थी इन्होंने राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइवलीहुड आपका इकोनॉमिक का पार्ट बन गया, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है आपका सोशल और इकोनॉमिक दोनों का पार्ट बन गया, राइट टू हेल्थ आपका सोशल का पार्ट बन गया, राइट टू शेल्टर आपका सोशल का पार्ट बन गया, ठीक है। तो अगर आपसे आपको बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मिल रही, आपको पढ़ने का हक आपसे छीना जा रहा है, nobody is allowing you to study in their country या in their home या whatever आप कह सकते हो, तो आप कौन से इंटरनेशनल कॉन्वेंशन में जा सकते हो, आप जो है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट में जा सकते हो। ये भी 1976 में उसी के साथ साथ आया था। देन अगला, एक बच्चे को अगर फिजिकली, मेंटली इमेच्योरिटी की वजह से मिसट्रीट किया जा रहा है, तो उसका सेफ गार्डिंग कहाँ होगा, कौन सी कन्वेंशन उसके लिए बनाई गई है, जिसके अंदर आपका जो है कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1990 बनाई गई है। तो एक बच्चा अगर 18 ईयर्स के छोटा है, जैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग उनका एज होता है, और अगर उनके ऊपर फिजिकल आप या मेंटल इमेच्योरिटी की वजह से आप उनको सेफ गार्ड प्रोवाइड करना चाहते हो कि उनका फिजिकल, मेंटल या प्रॉपर्टी वाइज इनका कोई हरासमेंट ना हो जाए, उससे बचाने के लिए कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड ये बना हुआ 1990 का। देन आता है विमेन, विमेन के अगेंस्ट कुछ भी गलत हो रहा है, ठीक है, उसके लिए आपका जो है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन किस किस आधार पे हो सकती है, अगर आप किसी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन लगा दो, या फिर आप जो है
रिकॉग्नाइज उनकी जो है रिकॉग्निशन को एक तरह से खत्म कर दो, लोग औरतों के हक खत्म हो जाए, मैरिटल स्टेटस के बेसिस पर उनके साथ जो है बायस हो रहा हो किसी तरीके का, और इक्वालिटी जो है उसके अंदर उनके साथ मेन एंड वुमेन की इक्वालिटी ना मिल रही हो। तो इस तरह से किसी भी तरीके का वुमेन को अगर डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ रहा है, उसके लिए बना है केडॉप, CEDAW, 11th की लीगल में पढ़ा होगा, याद हो तो ये वही है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, 1979। तो विमेन की जहां बात हो जाएगी वहां पे केडॉप आपको माइक मार्क करना है, कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। देन आपका ये पेपर वालों का फेवरेट है, ये बोर्ड्स वालों का फेवरेट है, रेफ्यूजी स्टेटस। ठीक है, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी 1954। इसमें क्या होता है 1950s के आसपास, अब ये बात समझना 1954 ईयर कैसे याद करने का अच्छा तरीका है, 45 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, एंड ये डिक्लेयर करा गया था कि सब कंट्रीज को अपनी कॉलोनीज छोड़नी होगी, सब कंट्रीज को अपनी जिन्होंने जिन्होंने अपनी अलग अलग देशों को अपने अधीन में किया हुआ था, अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, उनको छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक ऐसा टाइम था जिस टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज को आपका फ्रीडम मिली थी, बहुत सारे लोग एक देश से दूसरे देश मूव करके गए थे अपनी अपनी टेरिटरीज में, या अपनी टेरिटरीज को छोड़ के दूसरी टेरिटरीज में, जिसमें इंडिया पाकिस्तान का एक बंटवारा भी आता है। तो उस टाइम पे रेफ्यूजी स्टेटस बहुत लोगों को मिले थे। अब उन लोगों की प्रोटेक्शन के लिए 1954 में आपका ये प्रोटेक्शन के लिए, रेफ्यूजी स्टेटस के प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ पास हुआ था। So it provides legal standards to refugee, a person who is granted asylum. Asylum होता है क्या बोलते हैं उसे, रहने का ठिकाना किसी को देना, इस तरह से हम अपनी छाव में आपको ले रहे हैं, मोर लाइक दैट। असाइलम शेल्टर इन अनदर कंट्री। रेफ्यूजी का अच्छा यहाँ से डेफिनेशन आपको जरूर याद रखनी है, रेफ्यूजी कौन होता है, ये 1 मार्कर की डेफिनेशन है, ये अच्छे से याद करना। A refugee is a person who owing to a well founded fear of being persecuted, जिसके अंदर डर है कि मेरे को मेरे देश में मार दिया जाएगा, for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion is outside the country of his nationality। एक इंसान जो किसी कंट्री से बिलोंग करता है और उसको डर है कि उसे प्रोसिक्यूट कर दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा, किस वजह से, क्योंकि वो किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी नेशनैलिटी का है, किसी पॉलिटिकल ग्रुप का पार्ट है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मानता है, इज आउटसाइड द कंट्री ऑफ हिज नेशनैलिटी, वो अपने देश को छोड़ देता है, एंड वो जो है इस डर की वजह से अपने देश में वापस नहीं जाना चाहता, बिकॉज दैट पर्सन डजंट फील सेफ इन हिज और हर कंट्री, not having a nationality, being outside the country of his formal habitual residence, as a result of such event is unable or owing to such fear is unwilling to return। जिसके पास दूसरे देश की नागरिकता है नहीं, अपने देश की नागरिकता वो छोड़कर आ गया और वो वापस नहीं जाना चाहता, जिसको ये भय है कि मैं वापस जाऊंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, सो इसके लिए उसको लीगल सेफगार्ड प्रोवाइड करते हैं, जिसमें दलाई लामा इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल, मलाला यूसुफ जो है वो आपकी जो है यूसुफ मलाला, वो बहुत बड़ा एग्जांपल है। उसको जो है आपका अमेरिका ने शेल्टर दे रखा है, असाइलम दे रखा है, दलाई लामा को हमारे यहाँ तिब्बत एरिया में मिला हुआ है, बिकॉज दे डिड सर्टेन काइंड ऑफ थिंग व्हिच इज नॉट अप्रूव्ड बाय देयर कंट्री, राइट। सो इनके लिए जो कन्वेंशन बना, कन्वेंशन रिलेटिंग टू द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजी 1954, एंड इसके अंदर आपको रेफ्यूजी की डेफिनेशन जितना आप कर सको याद जरूर कर लेना, आ सकती है, आई नहीं है, आ सकती है, या फिर आपको ये पूरी स्टेटस लिख के पूरी पूरी लाइन लिख के दे देंगे, इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो आपको ये लिख देंगे, अ पर्सन हु ओइंग टू अ वेल फाउंडेड फियर ऑफ बीइंग परसिक्यूटेड, दिस इज कॉल्ड, फिल इन द ब्लैंक्स, आप लिखोगे रेफ्यूजी। ये इस तरह से भी आ सकते हैं। तो रेफ्यूजी इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेफ्यूजी वाला ये पूरा बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स वालों का फेवरेट है, 2 बार आ चुका है, स्कूल वालों का भी फेवरेट है, आ देते हैं वो लोग। तो रेफ्यूजी का डेफिनेशन एंड ये बॉक्स आपको करना है, एक बार पढ़ लो, कोई डाउट है मुझसे पूछना। पेज नंबर 113, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एंड रिलेटेड लॉज इन इंडिया। इसका ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है, छोटा सा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, ये अपने आप में भी 2 नंबर का है, तो आपको ये पैराग्राफ भी करना है। फर्स्ट पॉइंट प्रियम्बल से ऊपर जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर का आ सकता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया में ह्यूमन राइट कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन किस किस पार्ट में दिए हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में देखने को मिलता है। तो आपकी लाइन सेकेंड लाइन से स्टार्ट होती है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ह्यूमन राइट्स फ्रेमवर्क इन्वॉल्व द फॉलोइंग पार्ट्स। यहाँ पे हमारे ह्यूमन राइट्स की बात करी हुई, सबसे पहले प्रियम्बल,
सेकेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेनिंग फंडामेंटल राइट्स, आपको पार्ट 3 याद रखना है क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं। एंड पार्ट 4 ऑफरिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट प्रिंसिपल्स। एंड 4A कंसिस्टिंग ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। ये आपको एज इट इज लाइन याद रखनी है। प्रियम्बल, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 4A। आपसे ये पार्ट्स डायरेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स में 1 मार्कर्स में पूछे गए हैं, तो आपको ये पार्ट्स भी याद करने हैं। इतना समझ में आया? इट्स अ 2 मार्कर क्वेश्चन, बोर्ड्स में आया हुआ है, नहीं छोड़ना। फिर आता है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ो। नेक्स्ट है हमारा प्रियम्बल। ठीक है, प्रियम्बल जो है कौन पढ़ेगा? गुनगुन आपने। प्रियम्बल का सबसे पहले ये याद रखना कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बिगिनिंग में होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग ही प्रियम्बल से होता है। एंड प्रियम्बल क्या शो करता है? वो शो करता है एम्स, ऑब्जेक्टिव एंड गाइडिंग प्रिंसिपल। 1 मार्कर। आपका प्रियम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के एम्स, ऑब्जेक्टिव और गाइडिंग प्रिंसिपल्स को रिफ्लेक्ट करता है। 1 मार्कर। The principle laid out in the preamble are used for interpreting provision of the constitution. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए, उसको समझने के लिए किस बेसिस पे लिखे गए हैं, क्या सिद्धांत रहे हैं, ये आप प्रियम्बल के बेसिस पे देखते हो। ठीक है, बस कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीजें बहुत वेग लिखी हैं, उसको क्लैरिटी देने के लिए आप अपना जो है कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल चेक करते हो। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अगेन 1 मार्कर। इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। इससे क्या आप प्रियम्बल को अमेंड कर सकते हैं? Anything which is part of basic structure, can you amend? You cannot. You cannot. So, basic structure takes away the amendment power of the parliament with regard to certain feature of the constitution. तब क्या क्या चीजें नहीं बदल सकते? अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में जो एक एक शब्द लिखा हुआ है उसको आप नहीं बदल सकते। तो मैं प्रियम्बल पढ़ रही हूँ। We the people of India having solemnly resolved to constitute India a sovereign, तो हमारा देश सोवरन रहेगा, यू कैन नॉट चेंज दैट। हमारा देश सोशलिस्ट रहेगा, यू कैन नॉट चेंज दैट। सेक्युलर रहेगा, डेमोक्रेटिक रहेगा, रिपब्लिक रहेगा। तो कभी भी देश में ऐसा नहीं होगा कि हमारे देश से लोकतंत्र हटेगा। हमारे देश में इलेक्शन होते थे तो होते रहेंगे। देन जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आधार पर दिया जाएगा। लिबर्टी रहेगा हमेशा। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये 1 मार्कर में याद रखना, हमें कौन कौन सी जस्टिस दी गई है। हमें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस दी गई है 1 मार्कर। हमें लिबर्टी किस किस चीज़ की मिली है? थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। आपको 4 चीज़ें दे देंगे और इसमें से पूछेंगे कौन सी इसमें से लिबर्टी नहीं दी गई है, तो आपको ऑड वन आउट करना पड़ जाएगा। ऐसे 1 मार्कर प्ले करेंगे ये। तो इस चैप्टर से 1 मार्कर्स के लिए प्रिपेयर रहना, बहुत घुमाएंगे ये। इक्वालिटी किस किस मामले में मिलेगी? स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग्स देम फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual and the unity of integrity of nation। तो आपको इसमें जस्टिस और लिबर्टी बहुत अच्छे से याद रखना है। एंड ये जो वर्ड्स हैं सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये याद रखना है। और ये कौन सी तारीख को बना था? 26 नवंबर 1949 को। इतना समझ में आया? एंड इस सब की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है प्रियम्बल की? कि उसमें राइट्स एंड फ्रीडम्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, टू सिक्योर टू ऑल ऑफ इट्स सिटीजन्स। सो इसने यहीं पे ये चीज क्लियर कर दी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी बेसिस पे नहीं होगा। दीज राइट्स आर बीइंग गिवन टू ईच एंड एवरी पर्सन इन आवर कंट्री। ठीक है, सिटीजन्स को, जो हमारे देश के नागरिक हैं उनको मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई? कोई डाउट? नाउ बी रेडी फॉर 1 मार्कर। यहाँ से बहुत सारे 1 मार्कर्स आने वाले हैं। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स। इस चैप्टर को आपने 1 मार्कर की तरह ज़्यादा प्रिपेयर करना है, और जब हम 1 मार्कर की तरह प्रिपेयर करते हैं हम बहुत इन डेप्थ में प्रिपेयर करते हैं। सो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कहाँ से कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आपको याद रखना है फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कौन से पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले आप ये याद रखेंगे। फिर आपको हो सकता है 4 मार्कर में क्वेश्चन दे दें, 3 मार्कर 4 मार्कर, सम सेलिएंट फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। कि फंडामेंटल राइट के कुछ सेलिएंट फीचर्स आप बताइए। सबसे पहला फीचर, दे आर एनफोर्सिएबल बाय द कोर्ट्स इन इंडिया। तो आप जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट्स में अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए अपील कर सकते हैं, जिसको रिट्स कहा जाता है।
सो दे आर एनफोर्सेबल, फर्स्ट फीचर। सेकेंड, आर्टिकल 32 जो है मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट देता है, provides the right to aggrieved one whose fundamental right have been violated or denied to petition the Supreme Court for the enforcement of fundamental right। आर्टिकल 32 के अंडर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, और 226 होता है हाई कोर्ट में जाने के लिए, 32 होता है आपका सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए कि आपके ये राइट्स ब्रीच हुए हैं, मैं आपका सुप्रीम कोर्ट में जा रही हूँ, मेरे को ये राइट्स दो। अंडर आर्टिकल 32 यू कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। देन आर्टिकल 13, ये आर्टिकल 13 आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। आर्टिकल 13 क्या कहता है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते जो आपके फंडामेंटल राइट्स को ही अब्रिज कर दे। So Article 13 elevates the authority of fundamental right and ensures that state or other competent authority do not make laws, including ordinances, order, bylaws, regulations, anything that contradicts or takes away or breaches the fundamental right। ऐसा कोई कानून नहीं बनाओगे जो तुम्हारे खुद के राइट के अगेंस्ट हो। तो आर्टिकल 13 और आर्टिकल 32 आपसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो ये आर्टिकल्स भी याद रखने हैं। 32 आर्टिकल 13 कि आर्टिकल 13 के अंडर सरकार को कोई हक नहीं है कि वो ऐसा कोई भी कानून बनाए जो लोगों के किसी भी फंडामेंटल राइट को छीनता हो, कि ये वाली नौकरी सिर्फ आदमियों को मिलेगी, औरतों को नहीं मिलेगी। तो जैसे अगर एक कानून था, कानून क्या था, लोगों का अपना पर्सनल था कि वो जो है सबरीमल्ला मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने देते विमेन को, इट्स अ शनि मंदिर काइंड ऑफ अ थिंग, एंड वहाँ पे विमेन को एंटर नहीं करने दिया गया। तो अगर दो सुप्रीम कोर्ट या वर्डिक्ट यही आया कि विमेन को इक्वालिटी के बेसिस पे एंटर करने दिया जाए, बट अगर ये आ जाता कि नहीं विमेन एंटर नहीं करेंगी, विमेन आर नॉट सपोज टू एंटर, तो यही बोलते कि आप इस तरीके का सुप्रीम कोर्ट कानून बना रहा है जो आपके फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी के ही अगेंस्ट जा रहा है, तो वो चीज वहीं की वहीं कैंसल आउट हो जाती है। कनिका पूछो क्या पूछना है बेटा। आर्टिकल 13 आपको बाय हार्ट लर्न करना है, आर्टिकल 13 इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 32 इंपॉर्टेंट है। देन फंडामेंटल राइट की ये लाइन इंपॉर्टेंट रखना कि फंडामेंटल राइट सिर्फ सरकार को नहीं रोकता, सर्टन पीपल को भी रोकता है। सो फंडामेंटल राइट आर मोस्टली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज सम पीपल, सम प्राइवेट पर्सन ऑल्सो। तो इन्होंने एग्जाम्पल क्या कोट किया, अब ये देखो, सरकार को कैसे रोकता है कि सरकार जो है लोगों का बोलने का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट, उसको कटेल डाउन नहीं कर सकती। सरकार को चुप बैठना होगा, लोगों को जो बोलना है बोलेंगे, बस वो लोगों को भड़काए ना, पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट ना हो, वो किसी तरीके की वॉर ना कर दे, उनकी बातें भड़काऊ ना हो, उसके अलावा वो कुछ भी बोल सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हमें करंट सरकार पसंद नहीं है तो वो ओपनली कह सकते हैं हमें करंट सरकार पसंद नहीं है, कुछ नहीं होगा। बट आप प्राइवेट पर्सन को कैसे रोक सकते हो, जैसे एक 14 साल के बच्चे को आप रोक सकते हो कि तू इस तरीके की जो है हजार्डोस एक्टिविटी में नहीं जाएगा, किसी भी तरीके की हजार्डोस एक्टिविटी में एक 14 साल से छोटे बच्चे को इन्वॉल्व नहीं करना, ठीक है, एम्प्लॉय नहीं करना है। तो ये आपका हो गया रिस्ट्रिक्शन अगेंस्ट सर्टन पर्सन, सर्टन प्राइवेट पर्सन। आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, ठीक है। सो आपको पेपर में आ जाएगा फंडामेंटल आर मोस्टली एनफोर्सेबल अगेंस्ट द स्टेट ओनली, ट्रू और फॉल्स। आप लिखोगे फॉल्स, इट्स नॉट जस्ट स्टेट, इट कैन बी इन सम केसेस प्राइवेट पर्सन आल्सो, ठीक है। इसके एग्जांपल्स भी आप याद रखो, 1 मार्कर में। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है आपका फंडामेंटल राइट्स वाले पॉइंट के बाद स्टेट की डेफिनेशन में क्या क्या आता है। ये अगेन ना 1 मार्क और 2 मार्क का क्वेश्चन है। स्टेट के अंदर आपकी गवर्नमेंट आती है, आपका पार्लियामेंट आता है, आपके स्टेट लेजिस्लेचर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट आता है, पंचायत आती है, म्यूनसिपैलिटीज आती हैं, और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो स्टेट के द्वारा, सरकार के द्वारा बनाई गई है। इससे एग्जाम्पल याद रखना, इंडियन ऑयल लिमिटेड, 1 मार्कर वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लेंगे इज इंडियन ऑयल पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट, यस इट इज। द कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है, तो ये भी उसका जो है स्टेट का पार्ट बनेगा। दिल्ली जल बोर्ड स्टेट का पार्ट बनेगा। ये आपको एग्जाम्पल्स आ जाएंगे और पूछेंगे आर दे पार्ट ऑफ स्टेट और नॉट, यस दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ स्टेट। कोई डाउट? देन आपकी लास्ट लाइन आती है कि फंडामेंटल राइट्स आपके कौन कौन से हैं। आपके राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 जाता है, फ्रीडम 19 to 22 जाता है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 24 25। आपको ये सारे आर्टिकल 1 1 करके याद करने हैं। 14 से 18 एक एक आर्टिकल याद करवाऊंगी मैं, क्योंकि ये पूछते हैं डायरेक्ट, ये आर्टिकल नंबर बताओ। right to freedom from religion 25 to 28, cultural and educational right 29 to 30, and आपका right to constitutional remedy article 32। सो हमें 14 से लेके 32 तक
सारे राइट एक एक करके याद करने हैं, ये कोई भी राइट पूछना है, आर्टिकल 25 बताओ, आर्टिकल 28 बताओ, आर्टिकल 17 बताओ, 16 बताओ, तो आपको एक एक आर्टिकल याद करना होगा। ये थोड़ा सा टफ होता है बट बाय प्रैक्टिस हो जाता है, कोई इतना मुश्किल नहीं आती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपको फोटोज भेज दूंगी इसकी, वो आप अंडरलाइन जरूर कर लेना। ठीक है, बाकी मैं देखती हूँ वीडियो बना देती हूँ आगे चैप्टर की किस तरह से करते हैं, वो भी हम कर लेंगे। ठीक है, बाय।